नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार ने अपनी एफडीआई पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और कहीं न कहीं चाइना के लिए जो एफडीआई के रूल्स है, उसमें छूट दी है। सबसे पहले दोस्तों आप न्यूज़ देखें। इंडिया ईजेज एफडीआई रूल्स फॉर फर्म्स विद अप टू 10% चाइनीज शेयर होल्डिंग। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, आप सब जानते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये बेसिकली अभी चाइना से इंडिया में जो एफडीआई आता है, उस पर कुछ कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रखे हैं। कई सारे क्या है रूल्स हैं। तो इस रूल्स में क्या किया गया, कुछ छूट दी गई है, इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। इसका क्या परिणाम होगा, इसका इम्पैक्ट आप सब लोग समझ सकते हैं कि इसका परिणाम जो चाइना से इंडिया में आने वाले एफडीआई में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट और इसके पहले क्या प्रतिबंध लगाए थे, आज सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखो, आप न्यूज देखो, गवर्नमेंट ने क्या किया, बेसिकली मंडे गवर्नमेंट और मंडे कल नोटिफाई चेंज इन एफडीआई पॉलिसी एंड अमेंडेड प्रेस नोट 3 ईजिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज शेयरिंग है लैंड बॉर्डर विद इंडिया। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको इसको एडिट कर देता हूं दोस्तों। गवर्नमेंट ने क्या किया, मंडे को कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन जारी किया गया दोस्तों। बेसिकली चाइना से है ना, ये चाइना है, तो इंडिया में जो भी एफडीआई आती थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इसके लिए दोस्तों 2020 में गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने के रूल्स के लिए एक प्रेस नोट 3 जारी किया था। एक प्रेस नोट 3 जारी किया था, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इस प्रेस नोट 3 में क्या किया गया, कुछ अमेंड किया गया। अमेंड करके थोड़ा इसको क्या किया, इजी किया गया। प्रेस नोट 3 जो 2020 में होता वो बहुत कड़क था, काफी सख्त रूल्स लगा रहा था। लेकिन दोस्तों अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको लिबरल बना दिया, उसको अमेंडमेंट कर दिया। ये न्यूज ये कहती है, आप दोबारा पढ़ें। गवर्नमेंट और मंडे नोटिफाइड चेंजेस इन एफडीआई पॉलिसी। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हमारी एफडीआई पॉलिसी है उसमें चेंज किया गया। साथ में जो प्रेस नोट 3 था 2020 का, अमेंडेड प्रेस नोट 3 ईजिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज शेयरिंग लैंड बॉर्डर विद इंडिया। बेसिकली इसका क्या परिणाम होगा दोस्तों, जो भारत की बॉर्डर लगती है देश, स्पेशली मेनली बेसिकली दोस्तों जो प्रेस नोट 3 था, ये प्रेस नोट 3 था बेसिकली क्या, चाइना के लिए लाया गया था। पर एक देश के लिए नहीं ला सकते ना, तो हमने उसको क्या कहा कि इंडिया के जो बॉर्डर के लगते हैं देश, ऐसे देशों के लिए हम प्रेस नोट 3 जारी कर रहे हैं। तो उसमें दोस्तों फाइनली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया गया, अमेंडमेंट कर दिया गया है। अब हम आगे बढ़े, टॉपिक जाने, प्रेस नोट 3 क्या होता है, क्या उसका इम्पैक्ट था, क्या अब क्या चेंज किया गया, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। उससे पहले सबसे पहले एफडीआई के बारे में हम दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो एफडीआई क्या होता है, जैसे इंडिया है। अब कोई अमेरिका में बैठा है, सपोज करो अमेरिका में कोई कंपनी है एप्पल। अब ये एप्पल हो सकता है या कोई और कंपनी, कुछ भी हो सकता है। ये एप्पल कंपनी जब इंडिया में फिजिकल असेट में निवेश करती है, जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, प्लांट डाल लिया। एक तो तरीका हो सकता है कि यहाँ पे प्लांट डाल लिया। दूसरा तरीका हो सकता है ये शेयर मार्केट में निवेश करे, ये शेयर मार्केट में निवेश करे। तो दोस्तों इस आधार पर कि उसका उद्देश्य क्या है, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति इंडिया में निवेश करता है, तो क्या उद्देश्य है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए है, क्या कोई वो बिजनेस में निवेश करना चाहता है, क्यों कोई फैक्ट्री लगा रहा है, कोई प्लांट डाल रहा है। अगर फैक्ट्री प्लांट डालता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसको कहते हैं दोस्तों एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब विदेशी व्यक्ति इंडिया में पैसा लगाता है शेयर मार्केट में, बॉन्ड खरीद लिया, डिबेंचर खरीद लिया, आज खरीद लिया कल भाव बढ़ता है बेच दिया, तो इस प्रकार के निवेश को कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एफपीआई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों शॉर्ट टर्म होता है एफपीआई। आज शेयर खरीदा, रिलायंस ने अच्छा किया, रिलायंस ने शेयर खरीदा, कल डाउन हुआ था फिर बेच दिया, फिर तीसरा खरीद लिया, ऐसे ये चलता रहता है। तो जब अमेरिकन व्यक्ति या कोई बाहरी व्यक्ति आउटसाइडर इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करता है, प्लांट में निवेश करता है, मशीनरी में निवेश करता है, कुछ प्रोडक्शन करने के लिए निवेश करता है, तो उसको कहते हैं दोस्तों एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। साथ में जब शेयर मार्केट में निवेश करता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है, तब उसको कहते हैं एफपीआई। देखो एफडीआई एफपीआई की तुलना में दोस्तों एफपीआई अच्छी चीज है। यहाँ कहाँ पर निवेश हो रहा है, प्लांट मशीनरी में हो रहा है। एप्पल अपना प्लांट इंडिया में लग रही है, प्रोडक्शन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इसलिए एफपीआई की तुलना में दोस्तों एफडीआई बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। तो अब देखते हैं, एफडीआई इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाय ए फॉरेन एंटिटी इन इंडियन कंपनी। जो बाहर की कोई कंपनी के द्वारा इंडियन कंपनी में जो लॉन्ग टर्म निवेश किया जाता है, उसको एफडीआई कहते हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको एक समझने के लिए बताया, लेकिन एक परिभाषा भी है, एक परिभाषा भी है। सपोज करिए ये यूएस में कोई कंपनी है एप्पल, ठीक है। ये कंपनी अगर कोई इंडिया की कंपनी से बोल एक्स है, इसमें अगर 10% से ज्यादा शेयर खरीदती है, तो उसको एफडीआई कहते हैं। 10% से ज्यादा खरीदने का मतलब है भाई कंपनी, इस कंपनी को जो फॉरेन कंपनी लंबे टाइम तक चलाने के लिए एक इंटरेस्टेड है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, क्यों शेयर नहीं खरीद रही, उसमें 10% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग ले रही, मतलब वो उसमें इंटरेस्टेड है, उसको लॉन्ग टर्म चलाने के लिए। तो ये टेक्निकल परिभाषा है दोस्तों। जब फॉरेन कंपनी इंडियन लिस्टेड कंपनी में 10% या मोर देन 10% शेयर खरीदती है, तो उसको दोस्तों एफडीआई कहते हैं। ये डेफिनेशन दी थी दोस्तों, एक कमेटी थी, अरविंद मायाराम कमेटी। आप इसका नाम याद रखिए। एफडीआई की परिभाषा किसने डिसाइड की थी, अरविंद मायाराम कमेटी। इसने कमेटी ने दोस्तों, पहले क्या था, एकदम फिक्स नहीं था।
9% शेयर खरीदा लिया तो उसको किसमें माने? ऐसे तो क्या था, जो डेफिनेशन थी वो क्लियर नहीं थी, लेकिन अरविंद मायाराम ने कमेटी बनाई कि 10% से ज्यादा अगर निवेश कर रहा है शेयर कंपनी में तो उसको एफडीआई मानेंगे, 10% से कम होगा तो उसको मानेंगे एफपीआई मानेंगे। सिंपल सी लॉजिक दिया। तो 10% और मोर इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड कंपनी, किसी लिस्टेड कंपनी में बाहर की कोई कंपनी 10% या उससे ज्यादा निवेश करती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एफडीआई। एफडीआई इज गुड। ये तो एक तो क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, साथ में प्रोडक्टिव होती है, प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री लगती है, प्लांट लगता है, मशीनरी लगती है, साथ में क्या होता है, रोजगार मिलता है। तो ये एफडीआई अच्छी बात है। दुनिया का हर देश क्या करता है, एफडीआई अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है। और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री जहाँ पहले पैसे की कमी है, भारत जैसे देशों में अभी क्या डेवलपमेंट के लिए पैसे की कमी है, तो इनके लिए तो क्या चीज जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि एफडीआई ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आए। अब दोस्तों एफडीआई आने के दो रूट होते हैं। जैसे सपोज करो ये अमेरिकन कंपनी है, या सपोज करो अमेरिका नहीं, आज चाइना का एग्जाम्पल है, चाइना की कंपनी है, अब इंडिया में निवेश कर रही है। तो दो तरह से ये इंडिया में निवेश कर सकते हैं। एक तो होती है इसको पहले परमिशन चाहिए, भाई मैं 100 करोड़ रुपए का इंडिया में एफडीआई करना चाहता हूँ, तो पहली बात होगी आपको क्या चाहिए, गवर्नमेंट के पास जाओ, फाइल लगाओ, वहां से अप्रूवल लो। दूसरा होता है ऑटोमेटिक, ये तो हो गया गवर्नमेंट रूट। दूसरा होता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक में किसी से परमिशन की नहीं, सीधा 100 करोड़ रुपए लेके आए और प्लान लगा लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको परमिशन के आधार पर जो रूट होते हैं वो एफडीआई के दो रूट होते हैं। सबसे पहला रूट था गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट में फाइल कहां जाएगी, भारत सरकार के पास जाएगी, वहां पर क्या चाहिए, नीड गवर्नमेंट अप्रूवल। लेकिन दोस्तों ऑटोमेटिक रूट में नो नीड ऑफ अप्रूवल, कोई कुछ भी नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक में आप पैसे लेके जाओ, निवेश कर दो। तो कौन सा रूट आसान है बताओ? तो आप सब कहोगे सर ऑटोमेटिक रूट बड़ा आसान है, इसमें तो बड़ा मजे का काम है, पैसे हैं तुरंत लेके निवेश कर दिया। गवर्नमेंट में तो फिर वो सरकारी सिस्टम चलेगा, बाबूशाही, फाइल जलेगी बढ़ेगी, गवर्नमेंट ने परमिशन दी तो दी, नहीं तो नहीं दी। तो दोस्तों ये आप समझे, ये रूट का बड़ा एक इंपॉर्टेंट भूमिका है इस सब पूरे टॉपिक में। गवर्नमेंट रूट में कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए, गवर्नमेंट रूट में गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए, आप आओगे गवर्नमेंट के पास फाइल लगाओगे, फाइल चलेगी, हो सकता है जो भी प्रोसेस होगी वो अपनाएंगे, हो सकता है गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे, उसकी मर्जी। साथ में दोस्तों होता है ऑटोमेटिक रूट, कोई परमिशन नहीं चाहिए, नो नीड ऑफ अप्रूवल, यहाँ पर सीधा क्या उसका आप सीधा निवेश कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कई सारे नियम अलग होते हैं, इसमें भी अंदर, उसमें हम नहीं जाए, हम केवल इतना समझ लें कि एफडीआई के अप्रूवल के दो रूट होते हैं, गवर्नमेंट रूट, गवर्नमेंट की परमिशन, ऑटोमेटिक रूट, नो परमिशन। ठीक है, तो अब कंपनी क्या चाहेगी कि ऑटोमेटिक रूट में रहे, यहां तक बात ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नोडल मिनिस्ट्री। दोस्तों जितना भी भारत में ये एफडीआई वगैरह काम देखता है, तो आप सबको पता है ये एफडीआई वगैरह काम देखता है एक मंत्रालय है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। कौन है मंत्री बताओ? पीयूष गोयल जी। इस कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर में एक डिपार्टमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम याद रखें, डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी। ये दोस्तों एफडीआई के संबंध में, एफडीआई पॉलिसी बनाने के संबंध में नोडल मिनिस्ट्री या नोडल डिपार्टमेंट का काम करता है, और ये भारत सरकार की कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो भविष्य में अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि भारत में एफडीआई पॉलिसी के संबंध में नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है, तो आप सीधा सा आंसर होगा डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। दोस्तों अब बात आई प्रेस नोट 3 की। ठीक है, अब हम समझते हैं, देखो चाइना से इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया में एफडीआई कंटिन्यूस आ रही थी, कोई बैन नहीं था। लगभग अधिकांश कहां से आ रही थी, ऑटोमेटिक रूट से आ रही थी। चाइनीज कंपनी तुरंत आए और यहाँ पर किसी की परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन बिना परमिशन क्या करो, आगे प्लांट लगा लो, यहाँ के इंडियन कंपनी खरीद लो। लेकिन दोस्तों 2020 में स्थितियां बदल गई। एक तो सबसे पहले वो गलवान क्लैश, गलवान में आप सबको पता है भारत की और चाइना की सेना लड़ गई थी आपस में, इंडिया के कई सारे फौजी शहीद हुए थे। तो एक तो गलवान क्लैश ने क्या हुआ, इंडिया चाइना संबंध बिगाड़ दिया। दूसरा दोस्तों इसी टाइम पर आया था क्या, कोविड आया था, कोविड, कोविड 19 आया था। तो कोविड 19 के टाइम आपको पता है जैसे कोविड 19 आया था तो शेयर मार्केट बहुत डाउन हो गया था। क्या हो गया था, शेयर मार्केट बहुत डाउन हो गया था, इंडियन कंपनियों की जो शेयर वैल्यू है ना बहुत गिर गई थी। तो ऐसे टाइम में इसको चीन को लगा कि बहुत सस्ता माल मिल रहा है, इंडियन कंपनी की शेयर मार्केट बहुत डाउन है, तो हम क्या करें, उसको खरीद ले। तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक, अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर, अवसरवादी। कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन चूंकि सस्ता बिक रहा है माल तो हम ले लें। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दो चीजों को देखते हो, एक तो गलवान क्लैश जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, दूसरा कोविड 19 के टाइम जो इंडियन कंपनी के शेयर डाउन हो गए थे, तो चाइनीज कंपनी क्या करने लगी थी, इंडियन कंपनी में को अपॉर्चुनिटी टेक ओवर करने लगी थी, अवसरवादी अधिग्रहण करने लगी थी। इस स्थिति को रोकने के लिए दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट लेके आए प्रेस नोट 3। प्रेस नोट 3, अब चूंकि कोई भी पॉलिसी देखो एक देश के लिए नहीं बनती, तो जनरल बनाई कि भाई क्या हुआ, इंडिया के जो बॉर्डर कंट्री है, ऐसे कंट्री जो इंडिया की बॉर्डर लगती है, जिनको कहते हैं लैंड बॉर्डर कंट्री, ऐसे कंट्री जिनकी भारत के साथ में लैंड टच होती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे वो चाइना हो, तो ऐसे कंट्री जिनसे है ना इंडिया की बॉर्डर लगती है, उनसे जो एफडीआई आएगी, एफडीआई आएगी, वो केवल और केवल गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से आएगी,
केवल और केवल गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से आएगी। इनके लिए ऑटोमेटिक अप्रूवल बंद हो जाएगा। तो आप समझो, अब चाइना की कंपनी इंडिया में एफडीआई करना चाहती है, इंडियन कंपनी को खरीदना चाहती है, तो कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट अप्रूवल पास, गवर्नमेंट के पास फाइल जाएगी। अब गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट को लगता है कि अनुचित है या जानबूझ के ऐसा कोई फायदा उठाना चाह रही कम शेयर का, तो गवर्नमेंट मना कर देगी। तो इससे एक तरह से क्या हो बताओ, चाइना से इंडिया में आने वाले एफडीआई को तो शायद होगी नहीं होगी। तो यही है दोस्तों पूरा प्रेस नोट 3 का गेम। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, व्हाट इज प्रेस नोट 3। तो प्रेस नोट 3 कुछ नहीं बेचती है कि एफडीआई पॉलिसी थी। इशू किसने करी थी? आप सबको पता है, डीपीआईआईटी करेगा। कब करी थी? अप्रैल 2020 में करी थी। इसने क्या किया मैंने बताया इसको, इट मैंडेट्स प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर एफडीआई फ्रॉम कंट्रीज शेयरिंग लैंड बॉर्डर विद इंडिया। तो ऐसे कंट्री जिनको एलबीसी कहते हैं, लैंड बॉर्डर शेयरिंग, लैंड बॉर्डर कंट्री, ऐसे कंट्री जो इंडिया की बॉर्डर लगती है, उनसे जो भी एफडीआई आएगी वो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से ही आएगी। वो ऑटोमेटिक रूट अलाउड नहीं होगा। ये ऐसा किसने कहा? ऐसा दोस्तों ये प्रेस नोट 3 ने कहा। तो 2020 के बाद से यही पॉलिसी है कि जो चाइना से, या बेसिकली देखो, ये यहाँ पर पूरे सब देशों को लपेट लिया लैंड बॉर्डर कंट्रीज में। लेकिन आप बताओ, नेपाल इतना गरीब देश है, वो क्या इंडिया में एफडीआई भेजेगा? म्यांमार वो क्या एफडीआई भेजेगा? भूटान वो क्या एफडीआई भेजेगा? चाहे और पाकिस्तान इनसे तो पहले ही बैन था। तो ये दोस्तों बेसिकली ये कह रहे हैं कि लैंड बॉर्डर कंट्रीज के लिए। लेकिन बेसिक मैंने बताया, जो प्रेस नोट 3 लाने का मेन ऑब्जेक्टिव था चाइना को काउंटर करना, चाइना से जो एफडीआई आ रही थी उसको कंट्रोल करना। तो ये प्रेस नोट 3 ने कह दिया कि भाई केवल और केवल गवर्नमेंट जो रूट से ही आप एफडीआई ला सकते हो। अब बताओ ऐसी स्थिति में चाइना से इंडिया में एफडीआई करना आसान होगा कि मुश्किल होगा? तो बहुत मुश्किल हो गया था। बहुत एक तरफ से है ना, एफडीआई आने वाली एफडीआई है ना, बहुत घट गई थी दोस्तों। तो ऐसा कुछ टाइम तक चलता। मैंने बताया मेन टारगेट वाज चाइना। द मेन रीजन टू इंट्रोड्यूस पीएन3 वाज गालवान वैली क्लेश, मैंने बता दिया, टू स्टॉप चाइनीज कंपनीज इन कोविड-19 टेकिंग अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर ऑफ इंडियन कंपनी। वो मैंने दोनों बातें बता दी, दोनों यहाँ ऐसे लिख रही है, आप इसको यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या अमेंडमेंट किया? नाउ गवर्नमेंट अमेंडेड प्रेस नोट 3। अब क्या अमेंडमेंट किया ये मैं आपको बताऊंगा। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? अमेंडेड किया प्रेस नोट 3 को। जो 2020 में प्रेस नोट 3 जारी किया था उसमें कुछ अमेंडमेंट किया, कुछ छूट दे दी, ताकि चाइना से इंडिया में आने वाले क्या हो, जो निवेश में बढ़ोतरी हो सके। गवर्नमेंट पार्शली ईज्ड एफडीआई रिस्ट्रिक्शन फॉर एंटिटीज लिंक्ड टू एलबीसी। बट जो एलबीसी कंट्रीज है उनसे जो लिंक्ड एंटिटीज है उसमें से आने वाले एफडीआई में कुछ छूट दे दी। अब आपको मैं बताऊंगा सबसे मेजर क्या हुआ। देखो क्या हुआ ना, देखो एक बात सुनो आप मेरी। देखो इसको हम आगे बढ़े उससे पहले एक कंसेप्ट समझते हैं बीओ का, बेनिफिशियल ओनरशिप। क्या होता है बेनिफिशियल ओनरशिप? भाई ओनरशिप से अल्टीमेट कौन बेनिफिट हो रहा है, इसको आप समझेगा। सपोज करो ए व्यक्ति है, ए है ये, इस ए ने बी कंपनी बनाई, ठीक है। अब बी ने फिर बी कंपनी के माध्यम से सी कंपनी बनाई, और सी से हो गया ने कहीं डी में निवेश किया। अब बताओ इस डायरेक्ट देखने से तो क्या हो रहा है कि इस डी कंपनी को प्रॉफिट होगा, डी में जो निवेश किया प्रॉफिट होगा, तो किसको बेनिफिट होगा? सी को। लेकिन सी नहीं, सी का मालिक कौन है? बी, और बी का मालिक कौन है? ए। तो अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिल रहा है? अल्टीमेट बेनिफिट मिल रहा है दोस्तों ए का। तो जो अल्टीमेट बेनिफिट मिल रहा है उसको कहते हैं बेनिफिशियल ओनरशिप। देखो देखने में डी का या सी का ओनर कौन है? सी का ओनर है बी, लेकिन दोस्तों बी का ओनर ए। तो सी को कोई भी फायदा होगा तो उसका फायदा बेनिफिट किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। इस कंसेप्ट को कहते हैं दोस्तों बेनिफिशियल ओनरशिप। तो जो प्रेस नोट 3 में बेनिफिशियल ओनरशिप पर भी बैन लगाया गया। अब आप समझो, ये है चाइना, थोड़ा सा टेक्निकल है और मैं आई होप मैं आपको इजीली समझा दूंगा। ये इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ यूएस है, यूएस में कोई बड़ा हेज फंड है, ठीक है, हेज फंड है। हेज फंड हो सकता है या वेंचर कैपिटल, कोई फंड हो सकता है। सपोज करो 1 लाख करोड़ रुपए का है, ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। अब इस 1 लाख करोड़ में इस चाइना का भी शेयर होल्डिंग है। सपोज करो इसकी 10% शेयर होल्डिंग है। तो ये देखो आप, अब ये यूएस का ये फंड इंडिया में निवेश करता है, ठीक है, इंडिया में एफडीआई करता है। तो बताओ इसका बेनिफिट चाइनीज व्यक्ति को मिलेगा नहीं मिलेगा? आप सब कहोगे कि मिलेगा सर, 10% शेयर होल्डिंग है। तो दोस्तों इस तरह के जो एफडीआई थी इस पर भी बैन था, कि जहां पर अल्टीमेट बेनिफिट चाइनीज संस्था है उस तरह का भी दोस्तों ये बैन था, केवल गवर्नमेंट रूट से आएगा। ये प्रेस नोट 3 कहता था। लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसमें छूट दी। अब क्या कहा कि अगर किसी संस्था में जो चाइनीज कंपनी है उसका केवल 10% तक, अप टू 10% तक अगर उसमें ओनरशिप है, तब भी क्या होगा, तब हम उसको छूट दे देंगे कि वो क्या होगा, ऑटोमेटिक रूट से इंडिया में आ जाए। समझे? आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो फिर दोबारा समझाता हूँ, है मुश्किल चीज। ये चाइना, ये इंडिया और ये यूएस। यूएस में कोई बड़ा फंड है, ये इंडिया में एफडीआई कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस फंड में चाइना की भी ओनरशिप है 10%। अब जब इंडिया ने एक तरह से बैन लगाया कि ये जो चाइना से आने वाले निवेश पे बैन लगाया,
एक तरह से क्या किया, केवल और केवल गवर्नमेंट रूट से होगा, जो प्रेस नीट थ्री था। तो अब बताओ, ये अमेरिका से इंडिया में जो निवेश हो रहा था, ये भी प्रभावित होगा नहीं होगा? केवल चाइना में बैन नहीं लगा, चाइना की जहां जहां ओनरशिप है, अगर वो व्यक्ति इंडिया में निवेश करेगा तो उस पर भी बैन लगेगा, उस पर भी केवल गवर्नमेंट रूल फॉलो होगा। तो गवर्नमेंट ने आप छूट दे दी, क्या छूट दे दी कि ऐसी संस्था है, ऐसे कंपनी, सपोज कोई यूएस में कोई कंपनी है, इसमें अगर चाइनीज कंपनी की हिस्सेदारी केवल 10% तक है, तब आप क्या करोगे? तब आप ऑटोमेटिक रूट से निवेश कर सकते हो। अब आपको क्या चाहिए, गवर्नमेंट रूट की जरूरत नहीं होगी, अब आप ऑटोमेटिक रूट से कर सकते हो। तो ऐसे स्थिति में दोस्तों, ये अमेरिका में जो निवेशक वगैरह है, इनको मजा आएगा नहीं आएगा? तो बस इनको मजा दिलाने के लिए क्या किया गया, ये पॉलिसी में छूट दी गई है। आप देख सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अमेंडमेंट किया प्रेस नोट 3 को, और क्या चेंज किया? सबसे पहले तो ये चेंज किया, इन्वेस्टर्स विद नॉन कंट्रोलिंग एलबीसी बेनिफिशियल ओनरशिप अप टू 10% परमिटेड अंडर द ऑटोमेटिक रूल। भाई जो ये जैसे एलबीसी में अपन चाइना ले लें, चाइना का अगर किसी कंपनी में 10% तक हिस्सा है, तो वो इंडिया में अगर निवेश करेगी तो क्या होगा, उसको ऑटोमेटिक रूट से मिल जाएगा। अगर 11% होगा तो फिर ऑटोमेटिक रूट नहीं आएगा। तो थोड़ा सा जो पीएन नोट 3 था, उसमें थोड़ी सी छूट दी गई, केवल 10% तक अगर चाइनीज शेयर होल्डिंग है किसी कंपनी में, वो इंडिया में निवेश करती है, तो उसको हमने छूट दे दी कि हम अब ऑटोमेटिक रूट से आप कर सकते हो। सेकंड चेंज किया गया दोस्तों, एक टाइम लाइन बहुत तेजी से बढ़ा है। अब तक फाइल चलती रहती थी, लंबा टाइम लगता था, साल 2 साल, लेकिन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर दिया कि केवल 60 डे में कोई भी फाइल अगर ऐसी एफडीआई की इंडिया में आएगी, तो केवल 60 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। प्रपोज इन सिलेक्टेड सेक्टर विल क्लियर विद इन 60 डे, और ऐसे 6 सेक्टर इसको शामिल किया गया कि इन 6 सेक्टर से आने वाली एफडीआई फाइल को केवल 60 दिन के अंदर-अंदर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वगैरह है, हमको सेक्टर वगैरह याद नहीं रखना, लेकिन मोटा-मोटी याद रखना है कि ये 6 सेक्टर से अगर कोई फाइल इंडिया में आएगी एफडीआई की, तो उसको 60 दिन के अंदर-अंदर गवर्नमेंट परमिशन देगी। साथ में दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये पीएन नोट सीरीज़ है, पीएन जो नोट है, इसमें दोस्तों ये छूट दी ना, ये छूट दी, उसका भी मतलब है कि अगर कुछ सपोज़ करो, ये यूएस का कोई कोई कंपनी इंडिया में निवेश कर रही है और इसमें चाइना की शेयर होल्डिंग कितनी है? अप टू 10% है, ठीक है? तो ये इंडिया में अगर निवेश करेगी तो केवल 49% तक कर पाएगी। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इंडियन व्यक्ति की रहेगी। इस इंडियन कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग केवल इंडियन कंपनी की रहेगी, ताकि क्या हो, चाइना के डोमिनेंस को या कोई अन्य कंपनी के डोमिनेंस को रोका जा सके। मेजॉरिटी ओनर एंड कंट्रोल मस्ट रिमेन विद इंडियन ओन्ड एंटिटी। तो दोस्तों आज का पूरा मैटर इतना ही था। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।